Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Zara Batul, subject head of chemistry from the platform of Logics Wala, and I'll be teaching you chemistry in a logical way. So the first chapter we are going to start is chemical bonding, chapter number 10 as per your PMDC syllabus. And the first topic mentioned is energetics of bond formation. Now this particular topic, this is the core concept of chemistry. अगर आपने ये टॉपिक मास्टर कर लिया तो आपको नेक्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत हेल्प होगी। ये टॉपिक आपकी बुक में एक पैराग्राफ की फॉर्म में लिखा हुआ है और उसमें जो भी टेक्स्ट है दैट इज नथिंग मोर देन रिजल्ट्स। उनका कॉन्सेप्ट, उनकी लॉजिक, उनकी रीजन वो आपको नहीं बताई गई, जो हम इस लेक्चर में समझेंगे। हमने इस टॉपिक में मौजूद हर किस्म के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करनी है। सो यू हैव टू स्टे फोकस्ड। टॉपिक बहुत इजी, बहुत सिंपल है, बस आपने कॉन्सेप्ट मेकिंग पे फोकस करना है। सो बिफोर गोइंग इनटू एनर्जेटिक्स, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि बॉन्ड होता क्या है, क्यों बनता है, कैसे बनता है, और फिर हम देखेंगे कि इसमें एनर्जी चेंजेस कौन सी इन्वॉल्व है। सो द फर्स्ट थिंग इज कि बॉन्ड क्या होता है। अब बॉन्ड का जो लिटरल मीनिंग है वो आपके पास होता है लिंक, कनेक्शन, एसोसिएशन। किसी भी ताल्लुक को हम बॉन्ड कह रहे होते हैं। अब ये इसका लिटरल मीनिंग हो गया, और बॉन्ड को हम ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं इनटू टू टाइप्स, और वो टाइप्स हैं आपके पास फिजिकल बॉन्ड एंड द सेकेंड वन इज केमिकल बॉन्ड। फिजिकल बॉन्ड के एग्जाम्पल आपके पास बिल्कुल ऐसे है कि आपके हाथ में एक पेन है, उस पेन के कैप को आपने बॉडी से अलग कर दिया तो आपने वो फिजिकल बॉन्ड उन दोनों के दरमियान जो था उसको तोड़ दिया, और जब आपने वो कैप दोबारा से बॉडी के साथ लगा दी है आपने वो फिजिकल बॉन्ड बना दिया। वो वर्क डन जो आपके हाथों की वजह से नहीं, आपके हाथों ने जो वर्क किया है उस पेन पर, दैट इज यूज्ड इन बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकेज। सो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या फिजिकल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट हुई है, यू विल डेफिनेटली से नो। फिजिकल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स गेन, लूज या शेयर नहीं होते, लेकिन केमिकल बॉन्ड तब बनता है जब एटम्स या आयंस इलेक्ट्रॉन गेन, लूज या शेयर करते हैं। So there is involvement of electrons in chemical bond. केमिकल बॉन्ड की जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से है कि केमिकल बॉन्ड इज द फोर्स, फोकस ऑन दिस वर्ड, आई एम सेइंग फोर्स विच होल्ड्स टुगेदर एटम्स और आयंस। हमारा मेन कंसर्न केमिकल बॉन्ड है, फिजिकल बॉन्ड का आपको ओवरव्यू पता होना चाहिए। अब वो फोर्स जो कि दो एटम्स को आपस में और दो आयंस को आपस में जोड़ के रखेगी, दैट इज केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड की हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होती हैं ऑन द बेसिस के इलेक्ट्रॉन गेन, लूज या शेयर हो रहे हैं। वो हमारे पास है आयनिक बॉन्ड हो सकता है, कोवलेंट और कोऑर्डिनेट कोवलेंट। अब इनमें से हर बॉन्ड टाइप की पूरी एक्सप्लेनेशन और इसमें मौजूद हर किस्म के एमसीक्यूज को हम देखेंगे इन द टॉपिक टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। फॉर नाउ आपको पता होना चाहिए कि बॉन्ड क्या होता है और उसकी टाइप्स क्या हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन ये है कि हमारे पास बॉन्ड फॉर्मेशन की रीजन क्या है, एटम बॉन्ड बनाता क्यों है। उसका जो आंसर है, जो रिजल्ट आपकी बुक पे लिखा हुआ है ना, वो रिजल्ट ये कहता है कि एटम बॉन्ड बनाता है गेट स्टेबल। एटम स्टेबिलिटी अचीव करना चाहता है और उसकी वजह से वो बॉन्ड बनाता है। अब यहां से एक एमसीक्यूज या एक कॉन्सेप्ट हमने ये समझ लिया कि इसका मतलब ये है कि जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, जब भी बॉन्ड बनेगा, तो इसका मतलब है कि एटम टुवर्ड स्टेबिलिटी जा रहे हैं। और ये रिजल्ट था, इसका लॉजिक, इसकी कॉन्सेप्ट हम अभी समझेंगे। अब इसको आपने ऐसे समझना है कि स्टेबिलिटी अचीव करना एटम का गोल है।
उस गोल तक पहुंचने के लिए उसने जो मेथड अपनाया है, जो चैनल है, वो है बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड बनाने से एटम स्टेबिलिटी की तरफ जाता है। लेकिन डोंट यू थिंक कि स्टेबिलिटी का कोई स्टैंडर्ड भी होना चाहिए, कोई निशानी होनी चाहिए कि ये निशानी पूरी हो गई है तो अब स्टेबिलिटी अचीव हो गई है। वो एटम के लिए दो स्टैंडर्ड्स हैं स्टेबिलिटी के। एटम ने अपने लिए दो स्टैंडर्ड्स ऑफ स्टेबिलिटी जो सेट किए हैं। वो पहला स्टैंडर्ड कहता है कि एटम को अपनी एनर्जी डिक्रीज करनी पड़ेगी। जब एटम की एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी तो वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा और स्टेबिलिटी अटेन कर लेगा। सो दिस इज द फर्स्ट रिजल्ट जिसकी हमने लॉजिक समझनी है। आपके बुक में ये लिखा हुआ है और आपको ये फीड किया जाता है कि आप ये याद कर लें, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। लेकिन कोई आपको इसका कॉन्सेप्ट, इसका लॉजिक नहीं बताता कि हम इस रिजल्ट तक पहुंचे कैसे हैं। पहली बात हमने ये समझनी है। और दूसरा जो स्टैंडर्ड है वो है कि एटम चाहता है कि वो नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर ले। उसकी वजह क्या है? आपको बताया जाता है कि क्योंकि नोबल गैसेस नॉन रिएक्टिव होती हैं और वो स्टेबल होती हैं, वो रिएक्शन नहीं करती तो वो स्टेबल होती हैं। लेकिन हमने इस बात को समझना है कि हम जब नोबल गैसेस को नॉन रिएक्टिव कहते हैं तो क्यों कहते हैं। सो ये हमारे मेन जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं आज के, वो दो हैं कि स्टेबिलिटी किस तरह से एनर्जी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और नोबल गैसेस नॉन रिएक्टिव होती हैं, क्यों होती हैं, व्हाई। सो बिफोर गोइंग दैट स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्टेबिलिटी है क्या। What is it being stable and what is it being unstable? ये दोनों टर्म्स क्या हैं, हमने इनको समझना है। सो स्टेबिलिटी को समझाने से पहले मैं आपको एक केस देती हूं। एक सिचुएशन है आपके पास, यू हैव टू इलेक्ट्रॉन्स। आपके पास दो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि वैक्यूम में पड़े हुए हैं एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, और ये है एट रेस्ट, दे आर नॉट मूविंग। ये आपके पास है पोजीशन नंबर 1 और कॉन्फ़िगरेशन नंबर 1। आफ्टर सम टाइम आपको एक नई कॉन्फ़िगरेशन मिलती है और उसमें ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से दूर मूव कर चुके हैं। ये कंडीशन कब थी? जब इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर रहे थे और थोड़े टाइम बाद आपको ये कॉन्फ़िगरेशन मिल रही है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि which one is stable and which one is unstable, you will think for a while and you will say that position 1 seems to be unstable and position 2 seems to be more stable. Okay, you are right. आपने बिल्कुल ठीक सोचा। रिजल्ट मैंने आपको बता दिया कि पोजीशन 2 जो है वो हमारे पास स्टेबल है और पोजीशन 1 जो है दैट इज अनस्टेबल। अब ऐसा क्यों हुआ है? उसकी वजह यह है कि आपको पता है जब दो चार्जेस एट रेस्ट हैं तो उनके दरमियान कौन से लॉज एप्लीकेबल होते हैं? लॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब कूलम्स लॉ ये कहता है कि जब दो चार्जेस, दो लाइक चार्जेस हैं, जैसे कि इस केस में दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इनके दरमियान एग्जिस्ट करेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन चाहती है कि ये दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर मूव करें और एक ऐसे डिस्टेंस पे आ जाएं जहां इनके दरमियान की रिपल्शन मिनिमम हो सके। सो अल्टीमेटली पोजीशन 1 से पोजीशन 2 चेंज हो जाती है, पोजीशन 2 अटेन कर लेते हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो अब बढ़ चुका है। और जब डिस्टेंस बढ़ता है, एज वी नो, अगर हम सिर्फ इसकी मैग्नीट्यूड लिखें तो हमारे पास कुछ इस तरह से होता है। सो द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इन्हें रिपल्शन कम करने के लिए उन्हें एक दूसरे से दूर मूव करना पड़ेगा। अब ऐसा होता है नेचर में। नेचर में दो सेम पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर मूव करते हैं। सो इसका मतलब है कि नेचर में हर चीज खुद ब खुद जाती है टुवर्ड्स स्टेबिलिटी। तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेटिकली अचीव होगी ना, दैट इज स्टेबल। वो हमारे स्टेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को डिफाइन करती है।
अब आप इधर कहेंगे कि ये कौन सा लॉजिक है कि एंड पे सारा कुछ तो नेचर पे डाल दिया, तो ऐसा नहीं है। अब मैं आपको सिचुएशन रिवर्स करके बताती हूँ। आप ये सोचें कि आपके पास ये पोजीशन नंबर 1 है जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से दूर पड़े हुए हैं, तो क्या थोड़े टाइम बाद आपको ये पोजीशन अटेन हो सकती है? हम पोजीशन 2 से पोजीशन 1 पे जा सकते हैं? कभी भी नहीं। क्या ऐसा हो सकता है कि दो सेम चार्जेस के दरमियान आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाए? ऐसा तो नहीं पॉसिबल। सो इसका मतलब ये है कि नेचर में चीजें जिस पोजीशन में खुद ब खुद जाती हैं ना, अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स खुद गए हैं इस कंडीशन में, हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई, इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन खुद इन्हें मूव करवाती है दूर। तो इसका मतलब है जिस कंडीशन में, जिस कॉन्फ़िगरेशन में ये खुद जा रहे हैं, दैट इज स्टेबल। सो नेचर में हर चीज मूव करती है टुवर्ड्स स्टेबिलिटी। यहां तक आपने एक बात ये भी नोटिस की होगी कि हम स्टेबल और अनस्टेबल एक दूसरे से कंपैरिजन में कह रहे हैं। तो आपने एक चीज ये जहन में रखनी है हमेशा कि स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी जो है ना, दीज आर रिलेटिव टर्म्स। ये दोनों एक दूसरे से कंपैरिजन में हम बोल सकते हैं। अगर आपको मैं एक पिक्चर दूं, आपको मैं कहूं ये पोजीशन नंबर 2 है, मुझे बताएं कि ये दो इलेक्ट्रॉन्स की स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है या अनस्टेबल है, तो आप नहीं बता सकते, क्योंकि आप ये देखेंगे कि इनको किसके साथ कंपेयर करना है, कौन सी कंडीशन पहले थी कि हम देखें कि वो अनस्टेबल है या ये अनस्टेबल है। तो इसका मतलब है कि कोई चीज अगर स्टेबल है तो विद रेफरेंस टू सम अदर थिंग फिर ही वो स्टेबल हो सकती है। इस केस में हम कहेंगे पोजीशन 1 इज अनस्टेबल विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन 2 एंड पोजीशन 2 इज स्टेबल विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन 1। बाज़ों का ये चीज अंडरस्टूड होती है, जैसे हम केमिस्ट्री में कहते हैं कि प्रोडक्ट्स आर मोर स्टेबल। अब किससे स्टेबल होते हैं? प्रोडक्ट्स आर मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स की स्टेबिलिटी कम होती है प्रोडक्ट से और प्रोडक्ट्स की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है रिएक्टेंट से। तो ये इस बात का मतलब होता है। आपने ये याद रखना है हमेशा कि स्टेबिलिटी एंड अनस्टेबिलिटी आर रिलेटिव टर्म्स। जब भी आप देखें कि कोई चीज स्टेबल है, यू हैव टू आस्क योरसेल्फ इफ दिस इज स्टेबल, देन स्टेबल टू व्हाट? हमने इसको किसके साथ कंपेयर करके स्टेबल कहा है? ऐसी कोई चीज स्टेबल नहीं हो सकती। तो ये तो आपको मैंने बताया दो लाइक चार्जेस के बारे में कि दो लाइक चार्जेस एक दूसरे से दूर मूव करना चाहते हैं और वो खुद जिस कॉन्फ़िगरेशन में जा रहे हैं ना, दैट इज स्टेबल, दैट इज कॉल्ड स्टेबिलिटी। दूसरी कंडीशन पढ़ते हैं, लेकिन इस दफा हम ले लेते हैं दो ऑपोजिट चार्जेस। अब अगेन मेरे पास वैक्यूम में दो चार्जेस हैं, एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, दैट आर प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस और ये पड़े हुए हैं एट रेस्ट। अब जब ये रेस्ट पे है, ये मैंने आपको कह दिया दिस इज द पिक्चर नंबर 1 एंड आफ्टर सम टाइम जब ये दोनों चार्जेस मूव करेंगे तो आपके पास पिक्चर नंबर 2 कुछ इस तरह से मिलती है कि ये दोनों ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे के करीब आ चुके हैं। अब आप मुझे बताएं कि पोजीशन 1 स्टेबल है या पोजीशन 2 स्टेबल है? यू विल से कि पोजीशन नंबर 2 इज मोर स्टेबल। सो अगेन यू आर राइट। पोजीशन नंबर 2 मोर स्टेबल कैसे है? अब मैं कह रही हूँ मोर स्टेबल, यानी मैं इसको पोजीशन नंबर 1 से कंपेयर करके स्टेबल कह रही हूँ, वैसे स्टेबल नहीं कह सकती। उसकी वजह ये है कि इस केस में भी हमारे पास जो दोनों चार्जेस हैं, ऑपोजिट चार्जेस हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, तो इनके दरमियान यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि ये रेस्ट पे हैं और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चाहती है कि ये दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करें। तो ये नेचर में एग्जिस्ट कर रही है, कोई एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हम खुद नहीं इन्हें मूव करवा रहे। तो अल्टीमेटली हमारे पास पिक्चर नंबर 2 अटेन हो रही है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनको टुवर्ड्स ईच अदर मूव करवा रही है एंड दिस कॉन्फ़िगरेशन, दिस पोजीशन नंबर 2 इज मोर स्टेबल। सो अगेन व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी? स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आपके पास ये आया कि हमने एक पर्टिकुलर सेट ऑफ पार्टिकल्स लिया एट रेस्ट। अभी हम एट रेस्ट की बात कर रहे हैं, मैंने दोनों कंडीशंस में आपको पहला सिस्टम जो है वो एट रेस्ट दिया है। तो हम कहेंगे कि हमने एक स्पेसिफिक सेट ऑफ पार्टिकल्स लिया
एट रेस्ट। फिर हमने उनको मूव करने दिया, वी लेट देम गो, और जो नई कॉन्फ़िगरेशन उन्होंने अटेन किया है दैट इज समथिंग कॉल्ड स्टेबल। सो व्हाटएवर इज द न्यू कॉन्फ़िगरेशन, यानी नेचर में जो चीज खुद जिस कॉन्फ़िगरेशन में जाना चाह रही है तो वो कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है। अब ये मैं आपको बता रही थी इलेक्ट्रॉन्स का, और आपको ये इमेजिन करना पड़ रहा है। अब हम जरा रियल लाइफ में इसकी एग्जांपल ले लेते हैं कि आप ये समझे आपके हाथ में एक बॉल है, उस बॉल को आपने पहले रख दिया ग्राउंड पे, दिस इज ग्राउंड। ग्राउंड पे रख दिया तो क्या वो बॉल खुद मूव करने लग जाएगी? कभी भी नहीं। फिर अब इस पोजीशन को आपने जहन में रख लिया कि जब मैंने बॉल को ग्राउंड पे रखा है तो वो खुद ब खुद मूव नहीं कर रही, लेकिन आपने उस बॉल को उठाया और अपने हाथ से इसको ऊपर की तरफ फेंक दिया। आपने अब कोई इन्फिनिट अमाउंट ऑफ फोर्स तो नहीं दी ना, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फोर्स है, और ये उस इनिशियल स्पीड पे डिपेंड करता है कि ये बॉल कितना डिस्टेंस कवर करके हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगी। लेकिन अल्टीमेटली हमें पता है कि ये एक पॉइंट आएगा जहां पे जाके ये एक लम्हे के लिए रुकेगी और फिर बैक टू ग्राउंड आ जाएगी। नाउ द क्वेश्चन इज कि यहाँ पे ये बॉल वो कौन सी फोर्स है, वो कौन सी चीज है, नेचर में ऐसा क्या एग्जिस्ट कर रहा है जो इस बॉल को वापस ग्राउंड की तरफ लेके आ रहा है? और यहाँ पे आपका आंसर होगा कि दिस इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो चीजों को टुवर्ड्स ग्राउंड लेके आ रही है, और जब वो टुवर्ड्स ग्राउंड आ रही है ना तो अब वो खुद ब खुद मूव तो नहीं कर रही, ग्राउंड पे पड़ी हुई चीज खुद ब खुद मूव नहीं करती जब तक हम उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं दे रहे। तो इसका मतलब है कि ग्राउंड पे पड़े हुए दिस इज स्टेबल, इसने स्टेबिलिटी अचीव कर ली है और नेचर खुद इसे टुवर्ड्स ग्राउंड मूव करवा रही है। तो इसका मतलब है कि नेचर में जो चीज खुद जिस कॉन्फ़िगरेशन में जाना चाहती है ना दैट इज स्टेबल, वो स्टेबल है। अगर आप इसको इसकी स्टेबिलिटी से दूर लेके जा भी रहे हैं ना तो अल्टीमेटली इट विल कम टुवर्ड्स स्टेबिलिटी। और यही कॉन्सेप्ट स्टेबिलिटी का यहाँ पे एप्लीकेबल है कि अगर दो ऑपोजिट चार्जेस आपके पास पड़े हुए हैं और आप उनको मूव करने देंगे तो दे विल अल्टीमेटली गो फर्दर फ्रॉम ईच अदर, वो एक दूसरे से दूर जाना ही प्रेफर करेंगे। और अगर आपके पास दो अनलाइक चार्जेस हैं, ऑपोजिट चार्जेस हैं, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे। ये चीजें, ये दोनों सिनेरियोस मैंने आपको एट रेस्ट दिए थे, इस बात को आपने याद रखना है। और दूसरी बात ये याद रखनी है कि हमने ये जो हमने पढ़ा था ना, ये कॉन्सेप्ट ये इंपॉर्टेंट है कि स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी हमेशा रिलेटिव टर्म्स होती हैं। हम दो कंडीशंस को कंपेयर करके ही बता सकते हैं कि कौन सी स्टेबल है और कौन सी अनस्टेबल है। अब हमने स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझ लिया कि जिस कॉन्फ़िगरेशन में एक पार्टिकल खुद जा रहा है दैट इज स्टेबल। अब हम इसको थोड़ा सा इंटीग्रेट करते हैं विद एनर्जी, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है दैट इज एनर्जेटिक्स। हमने तो इसके साथ इन्वॉल्व एनर्जी चेंजेस पढ़नी है। So we are going to study that what are the energetics involved. Once again, मैं आपको फिर कहती हूं कि आपके पास ये थी पिक्चर नंबर 1, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन जो एक दूसरे से एट पर्टिकुलर डिस्टेंस पड़े हुए थे, and after some time they have moved towards each other. ये क्या था? एट रेस्ट था। और जब कोई चीज एट रेस्ट होती है उसकी स्पीड 0 होती है, तो जब कोई चीज एट रेस्ट होती है तो उसकी स्पीड 0 होती है, एंड विदाउट गोइंग इनटू द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ फिजिक्स हम कहेंगे कि इसकी काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे क्या है, दिस काइनेटिक एनर्जी इज 0, क्योंकि ये रेस्ट पे है। और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे हमारे पास 0 है। ये थी पोजीशन नंबर 1। पोजीशन नंबर 2 में ये दोनों चार्जेस एक दूसरे की तरफ मूव किए हैं, और जब मूव किए हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पे स्पीड 0 हो नहीं सकती। जब स्पीड 0 नहीं है तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी भी 0 नहीं होगी, क्योंकि ये सिस्टम वैक्यूम में पड़ा हुआ है। अब जब काइनेटिक एनर्जी पहले 0 थी लेकिन बाद में 0 नहीं है, तो
आपने कहा कि यहाँ पे हमने ये सोचना है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि एनर्जी पहले जीरो हो और बाद में बढ़ जाए, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, वो ये कहता है कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। लेकिन यहां तक पूरा नहीं होता, वो लॉ ये भी कहता है कि एनर्जी फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट कन्वर्ट हो सकती है। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या रहनी है, सेम रहनी है। ओके फाइन। अब आप मुझे ये बताएं, फर्ज करें यहाँ काइनेटिक एनर्जी 0 थी, यहाँ पे मैं कहती हूँ कि 20 हो गई है, तो ये 0 से 20 कैसे पहुंची? उसकी वजह यह है कि इस पर्टिकुलर कन्फिग्रेशन में जब ये दोनों ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे से पर्टिकुलर डिस्टेंस पे पड़े हुए थे, इस पर्टिकुलर कन्फिग्रेशन में इनके पास पोटेंशियल एनर्जी थी। पोटेंशियल एनर्जी वाज नॉट जीरो एट दिस पॉइंट। रेस्ट पे थे, काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी की कोई ना कोई वैल्यू है। और वो वैल्यू अगेन कहां से आई? जब हमने इन चार्जेस को मूव करवाया, इन पे वर्क डन हुआ, और वो वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। पोटेंशियल एनर्जी को हम डिफरेंट मेथड से डिफाइन करते हैं, जैसे जो हाइट की वजह से, पोजीशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी होती है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह से किसी भी कन्फिग्रेशन में, किसी भी स्टेट में जब कोई चीज पड़ी होती है ना, तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब जब ये दोनों पार्टिकल्स रेस्ट से मूव किए हैं टुवर्ड्स ईच अदर, और टुवर्ड्स ईच अदर ही क्यों मूव किए हैं? खुद ब खुद मूव किए हैं ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे इनके दरमियान क्या एग्जिस्ट कर रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर रही है, जो इनको एक दूसरे की तरफ मूव करवाएगी। जब उन्होंने मूव किया तो काइनेटिक एनर्जी गेन की। अब ये काइनेटिक एनर्जी कहां से आई? दिस काइनेटिक एनर्जी इट हैज कम ऑल द वे फ्रॉम पोटेंशियल एनर्जी। यहां पे इस सिस्टम में जो पोटेंशियल एनर्जी थी ना, उसमें से कुछ हिस्सा कन्वर्ट हुआ है इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब है कि पोजीशन नंबर 1 से पोजीशन नंबर 2 तक आने में इस सिस्टम की, ये जो सिस्टम, ये कॉन्फ़िगरेशन आपको मिली है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई है? डिक्रीज। क्यों डिक्रीज हुई है? क्योंकि इट हैज गॉट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। और ये वो कॉन्सेप्ट था, यहाँ पे हम अपने रिजल्ट पे पहुंचे हैं। जब हमने कहा कि पोजीशन 2 स्टेबल है, तो इसका मतलब है जैसे ही हम स्टेबिलिटी की तरफ गए हैं, स्टेबिलिटी हमारी क्या हो गई है? बढ़ गई है। स्टेबिलिटी बढ़ गई है, और एनर्जी नहीं कह रही मैं, पोटेंशियल एनर्जी कम हुई है। सो वो जो हम कहते हैं ना, स्टेबिलिटी बढ़ गई, एनर्जी कम हो गई, वो एनर्जी नहीं होती, वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। और कहां गई वो पोटेंशियल एनर्जी? वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी इनटू काइनेटिक एनर्जी। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। ये उस रिजल्ट की पूरी लॉजिक थी, उसका पूरी रीजन थी कि जब भी कोई चीज टुवर्ड्स स्टेबिलिटी जाएगी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ने डिक्रीज ही होना है। और स्टेबिलिटी क्या है? स्टेबिलिटी वो कॉन्फ़िगरेशन है जो जिस कॉन्फ़िगरेशन में एक चीज नेचर में खुद मूव करती है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं मूव करवाती। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों चार्जेस में अल्टीमेटली नेचर में एग्जिस्ट कर रही है। तो आई फील अभी तक हमने इस टॉपिक को काफी स्ट्रेस कर लिया है और आपको ये समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो आपने यहीं पे रिज्यूम करें, रिज्यूम नहीं करेगा। अगर आपको अभी इस कॉन्सेप्ट में समझ नहीं आई तो यहीं पे पॉज करें और इस पूरी चीज को दोबारा सोचें। जब आपको यहां तक समझ आ गई है ना, अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। हमारा कंक्लूजन क्या था यहां तक कि जब भी चीजें टुवर्ड स्टेबिलिटी जाएंगी तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि जब मैंने कहा स्टेबिलिटी की तरफ गई है और पोटेंशियल एनर्जी कम हुई है, तो आपके जहन में ये सवाल आया होगा कि पोटेंशियल एनर्जी कम हुई है लेकिन काइनेटिक एनर्जी बढ़ी भी तो है। तुम ये क्यों नहीं कहते कि जब चीजें स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसका लॉजिक ये है कि आमतौर पर हमारे पास हमेशा वैक्यूम तो एग्जिस्ट नहीं करता ना प्रैक्टिकली। अब उस केस में क्या होता है, आप ये समझें कि आपके पास जो है ना वो 2 टेनिस बॉल्स हैं, पॉजिटिवली चार्ज ले लेते हैं, दो पॉजिटिवली चार्ज टेनिस बॉल्स हैं।
यहाँ पे पड़ी हुई थी एट रेस्ट, ठीक है, पिक्चर नंबर 1 में, लेकिन ये वैक्यूम में नहीं पड़ी हुई थी, किसी ने इनको उठा के जो है ना वो रख दिया है पानी में। जब ये वाटर में पड़ी हुई है ना, तो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ इस टाइम क्या हो रही होगी, कोलिजन, ठीक है। अब कोलिजन हो रही होगी। सेकंड पिक्चर हमें पता है कि ये दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं, तो एक दूसरे से क्या दूर मूव करेंगी, क्योंकि इनके दरमियान क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। ये एट रेस्ट पड़ी हुई थी। जब यहाँ पे पोजीशन नंबर 2 में पहुंची है ना, और 2 में क्या हुआ है, टुवर्ड्स स्टेबिलिटी गई है, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी नो डाउट बढ़ी होगी। काइनेटिक एनर्जी ने बढ़ना है, लेकिन होता क्या है प्रैक्टिकली कि ये काइनेटिक एनर्जी डिसिपेट हो जाती है। और किस में डिसिपेट होती है, इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, जैसा कि हमारे पास हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, उनमें चली जाती है। तो इसका मतलब है कि हो सकता है काइनेटिक एनर्जी बड़ी हो, लेकिन हमने नोट ना की हो, क्योंकि उसने डिसिपेट हो जाना है। लेकिन एक चीज कंफर्म है, और वो ये है कि जितनी भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है ना, वो आई कहां से है, वो आई है पोटेंशियल एनर्जी से। तो पोटेंशियल एनर्जी ने तो डेफिनेटली क्या होना है, डिक्रीज ही होना है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, लेकिन हो सकता है डिसिपेट हो जाए प्रैक्टिकली, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्योंकि कन्वर्ट हुई है पोटेंशियल एनर्जी से, तो इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल एनर्जी हैज टू डिक्रीज। इसलिए हमने अपने रिजल्ट में ये कहा है कि जब भी चीजें टुवर्ड स्टेबिलिटी जाएंगी तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। इस कॉन्सेप्ट को आपने समझना है। अगला सिनेरियो हमारे पास ये भी आ सकता है कि ये दो कंडीशंस जब हमने पढ़ी कि दो लाइक चार्जेस के केस में क्या होगा, स्टेबिलिटी कैसे अटेन होगी, और दो अनलाइक चार्जेस के केस में कैसे होगी। तो दूसरा क्वेश्चन ये भी है कि हमेशा हर सिस्टम रेस्ट से तो स्टार्ट नहीं कर रहा होता। अगर कोई सिस्टम एट रेस्ट नहीं है, तो उस केस में हम एनर्जी चेंजेस को कैसे परसीव करेंगे। उसके लिए हम अगेन एक सिनेरियो ले लेते हैं, और वो सिनेरियो क्या है कि आपके पास ये प्रोटॉन है और ये आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है। फॉर नाउ हमने ये चीजें देख ली कि अगर सिस्टम रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो वो टुवर्ड स्टेबिलिटी कैसे जा रहा है और उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। लेकिन प्रैक्टिकली हमेशा कोई सिस्टम रेस्ट से स्टार्ट तो नहीं कर सकता, तो हम वो केस देखते हैं जिसमें हमारे पास इनिशियली चीजें रेस्ट पे नहीं है। तो मैं आपको कहती हूं कि आपके पास एक केस है जिसमें there is a proton and there is an electron, तो opposite charges हैं। और अब यहाँ पे आप ये सब सोचें कि खुद ये कैसे मूव करेंगे, टुवर्ड्स ईच अदर मूव करना चाहेंगे ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। लेकिन हम कह रहे हैं ये रेस्ट पे नहीं है, ये मूव कर रहे हैं ऑपोजिट टू ईच अदर ड्यू टू सम एक्सटर्नल फोर्स। ये स्पीड v के साथ मूव कर रहे हैं और वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहे हैं, लेकिन इनके दरमियान हमें पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी एग्जिस्ट कर रही है, जो चाहती है कि दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करें। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि इस एक्सटर्नल फोर्स, अब ये याद रखना है कि ये एक्सटर्नल फोर्स अनलिमिटेड तो नहीं है ना, जो इनको मूव करवाती जाएगी उस एक्सटर्नल फोर्स का भी कोई खास मैग्नीट्यूड होगा। अल्टीमेटली क्या होता है कि ये दो ऑपोजिंग फोर्सेस की वजह से ये कुछ डिस्टेंस कवर करेंगे, एक दूसरे से दूर मूव करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली स्लो डाउन कर जाएंगे। स्लो डाउन करने का मतलब ये है कि इनकी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी, ठीक है। अब जब स्पीड कम होगी तो स्पीड कम होने का मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो रही है, कम हो रही है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ½ mv², ठीक है। तो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ स्पीड। तो इसका मतलब है कि जब स्पीड कम होगी इनकी, जब ये स्लो डाउन कर जाएंगे, स्लो डाउन क्यों कर रहे थे कि एक्सटर्नल फोर्स के मुकाबले में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी मौजूद थी। अब जब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज की है, तो क्या काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करने से ओवरऑल एनर्जी पे कोई फर्क पड़ेगा? नो। ओवरऑल एनर्जी ने क्या रहना है, उसने तो रहना है सेम,
क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी ने सेम रहना है। तो इसका मतलब है कि ओवरऑल देयर विल बी नो डिफरेंस इन एनर्जी। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हुई है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? इट विल get converted into potential energy. So potential energy of the system will increase. अब ये मैंने सिर्फ एनर्जी की बात की है। अब आप मुझे इन दोनों सिस्टम्स में से बताएं कि कौन सा सिस्टम मोर स्टेबल है। नेचर किसको फेवर कर रही है? नेचर फेवर कर रही है कि ये दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे के पास रहे, इनमें डिस्टेंस कम रहे, ना कि इनका डिस्टेंस ये जो दूसरे केस में बढ़ गया है ये बढ़ना नहीं चाहिए। तो इसका मतलब है कि अब नेचर में ये सिस्टम हमारे पास स्टेबल है, और कैसे स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस सेकंड वन, ये सिस्टम अनस्टेबल है। अब इस केस में हम फ्रॉम स्टेबिलिटी टू अनस्टेबिलिटी गए हैं, फ्रॉम स्टेबिलिटी टू अनस्टेबिलिटी। तो इस केस में क्या हुआ है? पोटेंशियल एनर्जी हैज इंक्रीज्ड, पोटेंशियल एनर्जी हैज इंक्रीज्ड। तो ये उसी रिजल्ट को हमने दूसरे लफ्जों में बोला है। पहले हम ये कह रहे थे कि जब हम स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे, हमने कहा था कि जब हम अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी ने क्या होना है? डिक्रीज होना है, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। और इस केस में हम फ्रॉम स्टेबिलिटी टूवर्ड्स अनस्टेबिलिटी जा रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई है? इंक्रीज हो गई है। और कैसे इंक्रीज हुई है उसकी रीजन मैंने आपको बता दी कि काइनेटिक एनर्जी कम होगी, और जो काइनेटिक एनर्जी कम हुई है दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, सो दैट होल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स सेम। सो आई होप यहां तक आपको स्टेबिलिटी, अनस्टेबिलिटी और एनर्जी चेंजेस का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। चीजें थोड़ी सी ट्रिकी हो सकती हैं, लेकिन अगर आप समझेंगे तो बिल्कुल आपको इजी लगेंगी। सो यू हैव टू फोकस। Until now हमने इस पॉइंट को समझ लिया है कि किस तरह से स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एनर्जी से। और क्या मैंने ये बात सही की है? नहीं, स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल एनर्जी से। स्टेबिलिटी की तरफ जब भी जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी को, अगर स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज होना पड़ेगा, और अगर स्टेबिलिटी कम हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज होना पड़ेगा। अब आपकी बुक में जो एक एग्जाम्पल दी हुई है उसको हम समझ लेते हैं। एग्जाम्पल ये दी गई है कि आपके पास दो हाइड्रोजन एटम्स हैं और वो एक दूसरे को अप्रोच करते हैं। अब हमें पता है हाइड्रोजन एटम का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसमें न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के गिर्द जो एनर्जी शेल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। तो जब ये हाइड्रोजन एटम्स एक दूसरे को अप्रोच करते हैं तो इसका मतलब है यहाँ पे इनके दरमियान दो किस्म की फोर्सेस पाई जा रही होगी। एक होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके दरमियान होती है? बिटवीन द ऑपोजिट चार्जेस। इसका मतलब है न्यूक्लियस ऑफ वन एटम और इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द अदर, वो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। और दूसरी फोर्स जो इनके दरमियान एग्जिस्ट कर रही होगी वो है रिपल्शन। और रिपल्शन की जो फोर्स है वो होती है बिटवीन लाइक चार्जेस। तो इसका मतलब है कि दोनों एटम्स के न्यूक्लियस और दोनों एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे? रिपेल कर रहे हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर ये दोनों एटम्स बॉन्ड बनाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी? वो कंडीशन ये होगी कि इनके दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो डोमिनेट करें। किसको डोमिनेट करें? फोर्सेस ऑफ रिपल्शन को। तभी एक दूसरे के पास आ सकेंगे और एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे। और हमें पता है हाइड्रोजन एटम क्या करता है, इस केस में हम कोवेलेंट बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पे शेयरिंग होगी। तो हम ये चाहते हैं कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डोमिनेट कर जाए। अब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो जिस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे डोमिनेट करती है ना, जब ये बॉन्ड बन जाता है, बॉन्ड का बनना मतलब अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट हुई है तो बॉन्ड बना है। तो जिस डिस्टेंस पे ये बॉन्ड बन जाता है और अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट कर जाती हैं, इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को हम कहते हैं दिस इज द बॉन्ड डिस्टेंस।
और ये बॉन्ड डिस्टेंस इन केस ऑफ टू हाइड्रोजन एटम्स दैट आर बॉन्डेड कोवेलेंटली, ये बॉन्ड डिस्टेंस हमारे पास होता है 75.4 पिकोमीटर। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस बॉन्ड डिस्टेंस पर, जिसको हम कॉम्प्रोमाइज डिस्टेंस भी कहते हैं, द अदर नेम इज कॉम्प्रोमाइज डिस्टेंस। अब पहले हम देखते हैं इसको कॉम्प्रोमाइज डिस्टेंस क्यों कहा है। कॉम्प्रोमाइज डिस्टेंस इसलिए कहा है कि ये वो मिनिमम डिस्टेंस है जहां पे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या कर रही हैं, डोमिनेट कर रही हैं। अगर दो एटम्स इससे करीब आएंगे तो फिर फोर्सेस ऑफ रिपल्शन डोमिनेट कर जाएंगी और बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। जब लाइक चार्जेस, लाइक दोनों एटम्स के जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो एक दूसरे को रिपेल करने लग जाएंगे तो फिर बॉन्ड कैसे बन सकता है, बॉन्ड तो नहीं बनेगा ना उस केस में। तो ये कॉम्प्रोमाइज डिस्टेंस वो डिस्टेंस है, वो मिनिमम डिस्टेंस है जहां पे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट की और बॉन्ड बना। जब मैंने कहा कि यहाँ पे बॉन्ड बना है तो एक रिजल्ट आपके जहन में फौरन से आ जाना चाहिए कि ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन का पॉइंट है ना, जो बॉन्ड फॉर्मेशन का डिस्टेंस है, इससे हमने ये कंक्लूजन निकालनी है कि इस बॉन्ड फॉर्मेशन के डिस्टेंस पे जो इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है ना वो मिनिमम होगी। मिनिमम क्यों होगी? क्योंकि बॉन्ड किस लिए बनाया है? स्टेबिलिटी की तरफ जाने के लिए। और जब स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी हैज टू डिक्रीज। ओके, तो ये वो कॉन्सेप्ट जो है वो हमने यहाँ पे अप्लाई करना है। एंड सेकेंडली आपको यहाँ पे पता होना चाहिए बॉन्ड एनर्जी का। अब बॉन्ड एनर्जी जो है ना वो इस केस में हमारे पास उसकी वैल्यू आती है -436.45 किलोजोल पर मोल। अब यहाँ पे ये माइनस क्यों आया है, यहाँ पे प्लस क्यों नहीं आया, ये हम इसको डिस्कस करने लगे हैं। उससे पहले हम जरा इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं। So this is the graphical presentation of bond formation between two hydrogen atoms. हमारे पास x एक्सिस में इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है, दोनों एटम्स के दरमियान का डिस्टेंस है, और y एक्सिस पे हमने इस पूरे सिस्टम की, लाइक इन दो हाइड्रोजन एटम्स का जो सिस्टम है उसकी पोटेंशियल एनर्जी मेंशन की है। आप ये देखें कि ये जो हमारे पास ग्राफ की फॉर्म है उसमें हमें ये पता चल रहा है कि ये जो पॉइंट है ना, दिस पॉइंट और इस पॉइंट की जो वैल्यू है दैट इज 75.4 पिकोमीटर। इस पॉइंट पर सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम लेवल पर है, और यही हमारे पास बॉन्ड फॉर्मेशन की कंडीशन होती है कि बॉन्ड तब बनेगा, स्टेबिलिटी तब अचीव होगी जब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम मिनिमम होगी। और दूसरा पॉइंट आप ये देखें कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे, अब इसके अगर आप इसको एक्स एक्सिस पे आके देखें तो इस पॉइंट पे दोनों एटम्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है, वो एक दूसरे के बहुत करीब है। जब बहुत करीब होंगे तो रिपल्शन ज्यादा हो जाएगी दोनों एटम्स के इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे, तो यहाँ पे रिपल्शन डोमिनेट कर रही है और बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो सकती। दूसरे केस में ये दोनों हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान डिस्टेंस इतना ज्यादा है कि अट्रैक्शन ही प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो रही, तो यहाँ पे भी बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो सकते। इसका मतलब है कि बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए जरूरी है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के डोमिनेट करने के लिए जरूरी है कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे दोनों एटम्स मौजूद हो, और वो पर्टिकुलर डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड योर बॉन्ड डिस्टेंस और द कॉम्प्रोमाइज डिस्टेंस उसको कहते हैं, और इसकी वैल्यू 75.4 पिकोमीटर है। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड पॉइंट, वो हमारे पास है इस केस में बॉन्ड एनर्जी का। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन को हमने जब देखा है तो मैंने आपको किलो जोल पर मोल में जो एनर्जी बताई है सिस्टम की दैट इज -436.45। अब यहाँ पे ये माइनस का साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, इसका ओवरव्यू अभी हम लेंगे, लेकिन दिस विल बी डिस्कस्ड इन डिटेल इन द चैप्टर ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री। वहां पे हम इसको विद एग्जांपल्स बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए आपको ये जरूर सीखना है कि बॉन्ड एनर्जी को हम प्लस में या माइनस में क्यों लिख रहे हैं। उसकी वजह ये है कि हमारे पास जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगी ना, जब भी बॉन्ड बनेगा, दैट विल बी एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, दैट विल बी एन
एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब एक्सोथर्मिक प्रोसेस कौन सा होता है? इन विच हीट इज रिलीज्ड फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग्स। ये डेफिनेशन तो आप सबको आती है। अब हम इसको जरा अप्लाई करते हैं। बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि जब बॉन्ड फॉर्मेशन है, लेट्स सपोज हमारे पास ये दो पार्टिकल्स हैं, ये दो पार्टिकल्स एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इनकी डोमिनेट करती हैं। अल्टीमेटली जब बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी तो कुछ इस तरह की पिक्चर आपको मिलेगी। अब हमें ये पता चल रहा है कि इधर बॉन्ड फॉर्मेशन में जब दोनों पार्टिकल्स के दरमियान में अट्रैक्शन डिवेलप हुई है, और अट्रैक्शन जब डिवेलप होती है ना, इट लीड्स टुवर्ड्स स्टेबिलिटी। हमने पहला पॉइंट क्या देखा था कि बॉन्ड फॉर्मेशन होती ही क्यों है? ताकि स्टेबिलिटी अचीव की जाए, स्टेबिलिटी की तरफ जाया जा सके। इसका मतलब है जब अट्रैक्शन डिवेलप हुई है तो स्टेबिलिटी क्या कर गई है? इंक्रीज हो गई है। ये दोनों एटम्स अगर हम समझें, ये दोनों एटम्स हैं तो ये स्टेबल होने के लिए इन्होंने बॉन्ड बनाया। जब स्टेबिलिटी इंक्रीज की है तो अल्टीमेटली क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल डिक्रीज, और जो सिस्टम है वो आपके पास फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल, और ये कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है, ठीक है। सिस्टम जो है वो हायर एनर्जी लेवल से मूव करेगा टुवर्ड्स लोअर एनर्जी लेवल, और एज अ रिजल्ट क्या होगी? देयर विल बी रिलीज ऑफ एनर्जी। सिस्टम अपने अंदर से एनर्जी जो है वो रिलीज करेगा, और जिस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो अब हमें पता चला कि वो नेगेटिव साइन किसको स्पेसिफाई कर रहे हैं? वो नेगेटिव साइन हमें बता रहा है कि दिस सिस्टम इट हैज शिफ्टेड फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। इसलिए हमने यहाँ नेगेटिव साइन लगाया कि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब आपने सिर्फ इसको रट्टा नहीं लगाना, इसके कॉन्सेप्ट को समझना है, रीजन को याद रखना है। और दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या होता है? दूसरा पॉइंट होता है कि बॉन्ड ब्रेकेज जो है वो आपके पास क्या होता है? इसका रिवर्स होता है। बॉन्ड ब्रेकेज जो है दैट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। और एंडोथर्मिक प्रोसेस कौन से होते हैं? इन विच हीट इज एब्सॉर्ब फ्रॉम द सराउंडिंग इनटू द सिस्टम। अब इसकी भी हम रीजन देख लेते हैं। बेसिकली आप ये देखें, जैसे आपके पास एक बड़ा पार्टिकल था और वो पार्टिकल जो है वो स्प्लिट हो गया इनटू टू। जब ये दो पार्टिकल्स में गए तो यहाँ पे क्या हुई है? हमारे पास यहाँ पे अट्रैक्शन ब्रेक हुई है ना। पहले एक चीज थी, अब वो एक से दो में चली गई है, तो अट्रैक्शन यहाँ पे क्या हुई है? ब्रेक। जब अट्रैक्शन ब्रेक हुई है, बॉन्ड टूटा है। बॉन्ड बनाया किस लिए था? स्टेबिलिटी की तरफ जाने के लिए। तो बॉन्ड टूटा क्यों है? वो क्या करेगा? स्टेबिलिटी को कम कर देगा, टुवर्ड्स अनस्टेबिलिटी हम जा रहे हैं। जब स्टेबिलिटी कम हो जाएगी तो क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल इंक्रीज। और जब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बढ़ गई, क्यों बढ़ गई? पूरा कॉन्सेप्ट पीछे डिस्कस किया, बहुत डिटेल से डिस्कस किया कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे बढ़ती है जब स्टेबिलिटी कम होती है। अब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई है तो इसका मतलब है कि जो सिस्टम है ना हमारा, वो पहले लो एनर्जी पे था, वो स्टेबल था और लो एनर्जी लेवल पे पड़ा हुआ था। अब वो लो एनर्जी लेवल से चला गया है हायर एनर्जी लेवल पे। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा? सिस्टम विल एब्सॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, और इसीलिए ये जो एनर्जी की एब्सॉर्प्शन होगी जिस प्रोसेस में होती है उसको हम क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक प्रोसेस। सो आपको ये कॉन्सेप्ट जरूर याद रखना है कि बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और बॉन्ड ब्रेकेज एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इसलिए आपने अब कंफ्यूज नहीं होना कि पॉजिटिव साइन कब लगानी है एनर्जी की वैल्यू के साथ और नेगेटिव कब लगानी है। पॉजिटिव तब लगाएंगे जब एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही है, जब एंडोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है, और नेगेटिव तब लगाएंगे जब प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, जब बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। Until now हमने पहला जो स्टैंडर्ड ऑफ स्टेबिलिटी था कि एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। आप इसको जैसे मर्जी समझ लें कि स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी या वाइस वर्सा, ठीक है। इसको हमने काफी डिटेल में डिस्कस कर लिया है। वो जो सेकंड हमने स्टैंडर्ड ऑफ स्टेबिलिटी
कहा था ना एटम के लिए, वो क्या था कि एटम ये चाहता है वो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन कर ले। अब नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन करने का क्या मकसद है? उसकी वजह यह है कि हम ये मानते हैं कि नोबल गैसेस जो होती है ना, नोबल गैसेस को हम और क्या कहते हैं? इनर्ट गैसेस कहते हैं। और इनर्ट का मतलब होता है नॉन रिएक्टिव, ठीक है। इनको नॉन रिएक्टिव क्यों कहते हैं? नॉन रिएक्टिव, यहाँ पे ये लॉजिक लगता है। आप पहले ये सोचें कि कोई चीज रिएक्शन क्यों करती है, कोई दो एटम्स आपस में रिएक्ट करके बॉन्ड क्यों बना रहे हैं? क्योंकि वो स्टेबल होना चाहते हैं। तो जो चीज नॉन रिएक्टिव है, इसका मतलब है कि वो ऑलरेडी स्टेबल है, उसको स्टेबल होने की मजीद जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी एक स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है, इसलिए वो दूसरों के साथ रिएक्ट नहीं करना चाहती। तो यही बात है यहाँ पे कि वो नॉन रिएक्टिव किस लिए है, क्यों है नॉन रिएक्टिव? क्योंकि वो नॉन रिएक्टिव है बिकॉज दे आर स्टेबल। स्टेबल है तभी तो एटम ने इनको अपना स्टैंडर्ड रखा है ना। एटम का भी तो सेम गोल है स्टेबल होना, तो वो उसी चीज को स्टैंडर्ड रखेगा जो उस गोल को अचीव कर चुका है। तो अब हम ये देखते हैं कि नोबल गैसेस में स्टेबिलिटी का क्या क्राइटेरिया है, ऐसी क्या चीज है जो इनको स्टेबल बना रही है? तो वो स्टेबल इनको बना रही है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। हमारे पास पीरियोडिक टेबल में नोबल गैसेस जो हैं, आपके पास ये जीरो ग्रुप एलिमेंट्स इनको हम कहते हैं, दीज आर हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन एंड जीनोन एंड रेडॉन विच इज रेडियोएक्टिव। ये आपके पास है। तो यहाँ पे हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 2 है और हीलियम आपके पास फॉलो करती है डुप्लेट रूल को। और डुप्लेट रूल ये कहता है कि आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो स्टेबिलिटी की साइन है, तो हीलियम उसको फॉलो करती है। और जो बाकी है, जैसे हमारे पास नियोन है, इसका एटॉमिक नंबर 10 है, तो ये फॉलो करती है ऑक्टेट रूल को। ऑक्टेट रूल ये कहता है कि आपके पास आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं हो रही। अब नियोन की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो कुछ इस तरह से है हमारे पास। Now this is the electronic configuration of neon and you can see इसमें आपके पास 2 शेल्स हैं। फर्स्ट शेल है जिसका सब शेल S है, then you have second shell that contains S and P सब शेल। एक ओवरव्यू मैं आपको अभी देती हूँ, लेकिन हम इन सब शेल्स को ऑर्बिटल्स को कंप्लीट डिटेल में पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो K is the shell number 1 and it has only one subshell S, then second shell L, इसमें आपके पास 2 सबशेल्स होंगे, थर्ड शेल में 3 सबशेल्स S, P एंड D, और फोर्थ शेल में आपके पास S, P, D एंड F होते हैं। और इनमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं वो कुछ इस तरह से हैं, 2, 8, 18 एंड देन 32। क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम So these are the maximum number of electrons that can be accommodated in these respective shells. अब अगेन वापस आए इस बात पे, ये जो हम कह रहे थे नोबल गैसेस स्टेबल होती हैं और वो नॉन रिएक्टिव होती हैं। तो जब एटम रिएक्टिव होता है, रिएक्ट करता है, तो वो जो हमने पहली बात की थी, जरा रिकॉल करें, हम क्या कह रहे थे कि केमिकल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट से बनता है और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, गेन, लूज या शेयर। नोबल गैसेस नॉन रिएक्टिव हैं, तो इसका मतलब है कि ना तो ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगी, ना ही लूज करेंगी और ना ही शेयर करेंगी। अब ये एक रिजल्ट है, इसका लॉजिक क्या है, इसकी वजह क्या है, ऑथेंटिक रीजन क्या है इसकी, इसको जरा अब हम देखते हैं। So the first point we are going to discuss is कि नोबल गैसेस इलेक्ट्रॉन को गेन या शेयर क्यों नहीं कर सकती। अब यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं नियोन की। We know कि नियोन का एटॉमिक नंबर हमारे पास 10 है। इसमें अब जो 10 इलेक्ट्रॉन्स है ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स पहली शेल में होते हैं और 8 इलेक्ट्रॉन्स दूसरी शेल में होते हैं, ठीक है।
ये मैंने इसको प्रेजेंट कर दिया। लेकिन अगर अब हम इधर ये चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन ये गेन करे मतलब एक्सेप्ट करे, तो ये जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उसको कहाँ पे आना पड़ेगा, उसको आना पड़ेगा इस थर्ड शेल में। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये शेल्स तो कंप्लीटली फिल्ड है, और ये कंप्लीटली फिल्ड है, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है कि एक शेल में मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। हमारे पास एटॉमिक मॉडल की डिफरेंट थ्योरीज इन चीजों को प्रूव करती हैं। ठीक है, और हम इस सबको डिटेल में पढ़ेंगे लेकिन एटॉमिक स्ट्रक्चर में। फॉर नाउ आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि ये दोनों शेल्स जब कंप्लीट हैं तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को आना पड़ेगा इस थर्ड शेल में। तो ये जो शेल है ना, इसका पर्टिकुलर डिस्टेंस है न्यूक्लियस से। क्यों? क्योंकि हर शेल का पर्टिकुलर डिस्टेंस होता है न्यूक्लियस से। अल्लाह ताला ने इन चीजों को ऐसे अरेंज किया हुआ है कि एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल के बाद, एनर्जी डिफरेंस के बाद एक शेल आता है। और शेल जो होता है ना, ये हम बनाते तो ऐसे हैं, इसकी बड़ी हम बाउंड्री बना देते हैं, लेकिन बेसिकली ऐसा नहीं होता। जो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरीज हैं उनके मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स का कोई पर्टिकुलर बाउंड्री तो नहीं होती, सही है। वो इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड होते हैं, क्लाउड ऑफ नेगेटिव चार्जेस। खैर, यहाँ पे आप ये समझें कि हर शेल का न्यूक्लियस से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होता है, और दूसरी बात, हर शेल का अपना एनर्जी लेवल है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास कि वो जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को इस थर्ड शेल में आना पड़ेगा ना, तो इस थर्ड शेल का डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस क्या है, बढ़ गया है। यहाँ पे हमने ये चीज समझनी है। अगेन यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉज आ जाएंगे। कूलम्स लॉ हमें कहता है कि जो ऑपोजिट चार्जेस के दरमियान फोर्स होती है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इस केस में अगर हम उसका मैग्नीट्यूड देखें तो वो मैग्नीट्यूड ये कहता है कि दैट विल बी इक्वल टू के। दिस इज द फॉर्मूला, ओके, फॉर मैग्नीट्यूड। सो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, यहाँ पे जो फोर्स एग्जिस्ट करेगी न्यूक्लियस के दरमियान में और उस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के दरमियान में, उसका मैग्नीट्यूड कुछ इस तरह से होगा। अब यहाँ पे ये जो आर है ना, ये आर क्या करके है, बहुत ज्यादा इंक्रीज करके है, क्योंकि इस शेल का पर्टिकुलर डिस्टेंस है न्यूक्लियस से। अब आप मुझे ये बताएं कि ये फॉर्मूला हमें क्या बता रहा है कि फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस से। तो जब ये डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो अल्टीमेटली ये फोर्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो दूसरी चीज ये है कि ये जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के। अब ये जो प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो उसमें से अगर हम Q2 समझ रहे हैं कि दिस इज द चार्ज ऑन दैट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, जो हम चाह रहे हैं कि ये एक्सेप्ट कर ले, और ये जो Q1 है हमारे पास, इसको हम इस केस में लेंगे चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। और चार्ज ऑन द न्यूक्लियस को तो हम न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं, लेकिन यहाँ पे ये क्या होगा, दिस विल बी द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो न्यूक्लियर चार्ज होता है जो इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस करता है, एक्चुअली एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, अब वैसे तो न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन नंबर है वो कांस्टेंट है, तो न्यूक्लियर चार्ज को तो कांस्टेंट रहना चाहिए, लेकिन जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ना, वो कांस्टेंट नहीं रहता। इस इलेक्ट्रॉन पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये जो अट्रैक्शन, वो जो फोर्स के साथ उस इलेक्ट्रॉन को पकड़ना चाहता है ना, वो कम हो जाएगी। क्यों कम होगी? ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट। यहाँ पे रोल प्ले करेंगे इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये जो हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन दरमियान में आ रहे हैं ना, इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के, ये इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे। ठीक है, उसको शील्डिंग इफेक्ट प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज को, जिसकी वजह से क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट दैट इज ऑफर्ड बाय द इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो इन दोनों केसेस में हमारे पास क्या हुआ है, वो जो फोर्स थी ना, जिस फोर्स के साथ न्यूक्लियस ने इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ना था, वो फोर्स कम हो गई है। जब वो फोर्स कम हो गई है तो इसका मतलब है कि न्यूक्लियस जो है ना, दैट इज अनेबल, न्यूक्लियस इज अनेबल टू होल्ड दिस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। क्यों? बिकॉज दिस फोर्स इज टू लो, ये फोर्स बहुत ज्यादा कम है, ये इलेक्ट्रॉन को, इस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर सकती। तो यही वजह है, ये हमने सिर्फ नियॉन की बात की है, यही
जो प्रिंसिपल है ये अप्लाई होता है बाकी नोबल गैसेस पे, और वो उस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को जब होल्ड नहीं कर सकती तो अल्टीमेटली हमारे पास रिजल्ट क्या आता है कि नोबल गैसेस ना तो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगी और ना ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगी। अब ये शेयर का कॉन्सेप्ट क्या है? शेयर के कॉन्सेप्ट में ना आपने ये बात याद रखनी है कि जो नोबल गैसेस है ना उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 0। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने इसी चैप्टर में आगे बहुत डिटेल में पढ़नी है। फॉर नाउ आपको ये पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन क्या होती है। एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का। ये दो एटम्स हैं, ठीक है, उनके दरमियान ये एक बॉन्ड बना हुआ है, सही है। इस पे एक बॉन्ड का मतलब इधर इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक है, एक इसने डोनेट कर दिया, एक इसने डोनेट कर दिया। अब दोनों को अट्रैक्ट करना है, ठीक है, दोनों को अट्रैक्ट करना है ना, इस न्यूक्लियस ने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को और इस न्यूक्लियस ने भी दोनों इलेक्ट्रॉन्स को। अब होता वही है कि नोबल गैसेस की ये फोर्स ये जिसकी हम बात कर रहे थे, ये फोर्स तो बहुत ही ज्यादा कम है। वो इस इलेक्ट्रॉन को ना तो अट्रैक्ट कर पा रही है, तो फिर शेयरिंग कैसे कर सकती है? शेयरिंग भी पॉसिबल नहीं है नोबल गैसेस में, इसलिए हम कहते हैं कि नोबल गैसेस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो 0 है। यहां तक हमने एक पॉइंट डिस्कस कर लिया कि नोबल गैसेस नॉन रिएक्टिव हैं और इलेक्ट्रॉन गेन या शेयर नहीं कर सकते। अब हम करते हैं दूसरा पॉइंट डिस्कस, और दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, वो ये है कि नोबल गैसेस अगर इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर पा रही, अगर हम नियोन की एग्जांपल लें तो चलो इसके पास इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनमें से कोई दे ही दे, लूज कर दे, ठीक है, तो होता एक्चुअली क्या होता है कि नोबल गैसेस इलेक्ट्रॉन लूज भी नहीं कर पाती। अब इसकी क्या वजह है ये हम देखते हैं। इसकी वजह ये है आपके पास कि जो नोबल गैसेस है ना इनका साइज बहुत स्मॉल होता है, और साइज स्मॉल होने की रीजन क्या है? साइज स्मॉल होने की रीजन है कि इनमें जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है? अभी हमने देखा कि वो न्यूक्लियर चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है, वो अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, दैट इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियस जो है ना ये इन इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ज्यादा फोर्स से अच्छा खासा न्यूक्लियर चार्ज लगा के इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। जब अट्रैक्ट करता है तो साइज ऑफ एटम जो है ना वो श्रिंक कर जाता है, छोटा हो जाता है। शील्डिंग इफेक्ट इसमें सेम है। क्यों? क्योंकि हर आने वाला इलेक्ट्रॉन उसी शेल में आ रहा है ना। ये दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स एक शेल में है, हमारे पास दरमियान में कोई और शेल नहीं आ रही जिसकी वजह से कोई शील्डिंग इफेक्ट मेंटेन हो सके। तो ड्यू टू द स्मॉल एटॉमिक साइज हमें पता है कि पीरियोडिक टेबल में नोबल गैसेस हमारे पास एट द एंड ऑफ पीरियड पाई जाती हैं, और एट द एंड ऑफ पीरियड क्या होता है? एटॉमिक साइज सबसे कम होता है, ठीक है। एट द एंड ऑफ पीरियड हमारे पास एटॉमिक साइज क्योंकि कम होता है, तो एटॉमिक साइज कम होने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, और जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है ना तो आयोनाइजेशन एनर्जी ट्रिमेंडसली इंक्रीज कर जाती है। न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर जाने नहीं देता, उसको अच्छे से होल्ड करके रखता है। आयोनाइजेशन एनर्जी भी हमने डिटेल में पढ़नी है, और हमें पता है आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है कि आपको एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। अब ये बात याद रखनी है, एक कॉन्सेप्ट इधर जहन में रिकॉल करना है। एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना है यानी अट्रैक्शन क्या करनी है? अट्रैक्शन को ब्रेक करना है, ठीक है। अट्रैक्शन ब्रेक होगी तो इसका मतलब है सिस्टम जो है वो टुवर्ड्स अनस्टेबिलिटी जाएगा। अनस्टेबिलिटी इन द सेंस कि अट्रैक्शन ब्रेक हो रही है। अट्रैक्शन ब्रेक जब होती है हमारे पास तो सिस्टम क्या करता है? वो हायर एनर्जी लेवल पे चला जाता है, ठीक है। हायर एनर्जी लेवल ड्यू टू स्मॉल एटॉमिक साइज एंड हायर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, आयोनाइजेशन एनर्जी नोबल गैसेस की ट्रिमेंडसली इंक्रीज कर जाती है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन को इतनी आसानी से जाने नहीं देता। आयोनाइजेशन एनर्जीज इनकी इतनी ज्यादा है नोबल गैसेस की कि हम इनमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा ही नहीं सकते। दिस इज नॉट पॉसिबल टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नोबल गैस, ठीक है। तो ये हमारे पास
दूसरे पॉइंट की एक्सप्लेनेशन, उसका कॉन्सेप्ट आ गया कि ये इलेक्ट्रॉन लूज क्यों नहीं कर रही। ठीक है, सो इन दिस केस ये फोर्स जो हमने ऊपर भी बात की थी कि न्यूक्लियस और उस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के दरमियान, यहां पे फोर्स क्या थी। सो इन दिस केस नोबल गैस इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगी क्योंकि जो फोर्स है वो बहुत ज्यादा है। फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी ना आर स्क्वायर की, तो जब एटॉमिक साइज कम है, एटॉमिक रेडियस कम है, तो ये डिस्टेंस कम हो गया, और जब ये डिस्टेंस कम होगा तो अल्टीमेटली फोर्स क्या हो जाएगी, फोर्स बढ़ जाएगी। सेकेंडली, ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट नेग्लिजिबल है। तो जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया तो ये फोर्स भी बढ़ जाएगी। अल्टीमेटली दिस इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ नोबल गैस, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ नोबल गैस टू लूज इलेक्ट्रॉन। Until now we have discussed both standards of stability for the atom. Now we are going to discuss octet rule. ऑक्टेट रूल ये कहता है कि एटम की टेंडेंसी टू अटेन अ मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। रिमेंबर दिस वर्ड, आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स का होना, दिस इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। ठीक है, दिस एबिलिटी ऑफ एटम दैट इज कॉल्ड कि ये एटम ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। अब ऑक्टेट रूल को जो है वो हमारे पास नोबल गैसेस फॉलो करती हैं। ठीक है, नोबल गैसेस फॉलो करती हैं, और हम ऑक्टेट रूल की एक जो जनरल प्रेजेंटेशन देते हैं दैट इज NS2NP6। ठीक है, जहां पे ये N हमारे पास क्या है, दिस विल बी द नंबर ऑफ शेल। ठीक है, और नंबर ऑफ शेल बेसिकली यहाँ पे हमारे पास, हम आउटर मोस्ट शेल की बात कर रहे हैं ना कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तो हर एटम की आउटर मोस्ट शेल सेम तो नहीं होती ना। हीलियम के लिए आउटर मोस्ट शेल पहली शेल ही है क्योंकि उसके पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो डुप्लेट रूल को फॉलो कर रही है। और नियॉन के केस में हमारे पास आउटर मोस्ट शेल कौन सी है, नियॉन के लिए आउटर मोस्ट शेल हमारे पास सेकेंड है। इसी तरह से हमारे पास आर्गोन के लिए आउटर मोस्ट शेल थर्ड है। ठीक है, तो ये आउटर मोस्ट शेल में इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मौजूद होना इस बात का सबूत है कि ये एटम ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। ठीक है, लेकिन ये जो ऑक्टेट रूल है ना, इसके बारे में आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि दिस इज नॉट अ यूनिवर्सल रूल। ठीक है, इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, काफी सारे एटम्स पे, कंपाउंड्स पे ये अप्लाई होता है, लेकिन फिर भी ये यूनिवर्सल रूल नहीं है। इसकी जो एक्सेप्शंस हैं हमारे पास, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सो द एग्जाम्पल फॉर ऑक्टेट रूल हमारे पास मीथेन की है। ठीक है, CH4। मीथेन में सेंट्रल एटम क्या है, कार्बन। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से होती है, और हम हाइब्रिडाइजेशन में इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, एक S में से 2S में से ये चला जाता है 2pZ में, और अल्टीमेटली कार्बन के पास यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास ऑलरेडी है आउटर मोस्ट शेल में, और इट इज स्टिल डेफिशिएंट इन 4 इलेक्ट्रॉन्स, फिर ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर लेगी। तो ये हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ शेयरिंग कर रही है, कोवलेंट बॉन्ड बना रही है। और हाइड्रोजन एटम के केस में भी नो, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s1। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि इस हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसने अपनी नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हीलियम है ना, वो अटेन कर ली। ठीक है, और कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 2, 4, 6 और 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन्स के साथ इसने नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लिया, और यही तो हमारे पास स्टैंडर्ड ऑफ स्टेबिलिटी था कि एटम अपनी नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करना चाहता है। ठीक है, तो इस तरह से ऑक्टेट रूल जो है वो हमें स्टेबिलिटी को डिफाइन करने में हेल्प करता है। लेकिन अब यहाँ पे आपने ये बात याद रखनी है कि ऑक्टेट रूल जो है, दिस इज नॉट अ यूनिवर्सल रूल। ठीक है, ये यूनिवर्सल रूल नहीं है, इसमें कुछ एक्सेप्शंस पाई जाती हैं।
अब हम उन एक्सेप्शंस की बात कर लेते हैं। पहली एक्सेप्शन ये है कि कुछ कंपाउंड्स हमारे पास इस तरह के हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स जिसमें आफ्टर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन भी स्टेबल होने के बावजूद भी वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहे। आउटर मोस्ट शेल में उनके 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे नहीं हो रहे। उसमें मोस्ट कॉमन एग्जांपल है हमारे पास BF3 की। BF3 के केस में क्या होता है कि जो इसमें हमें, अच्छा ये बात आपने याद रखनी है, ये सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। दिस सेंट्रल एटम दिस विल बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि हमें नजर आ रहा है इसमें कि साइड पे जो फ्लोरीन एटम है उसके तो 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए, 2, 4, 6 और 8, ठीक है। तो सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। इस केस में बोरोन, हमें पता है कि बोरोन का 5 एटॉमिक नंबर होता है और ये 3A ग्रुप से बिलोंग करता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास कुछ इस तरह से होती है। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमें पता चल रहा है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3, और इसको ऑक्टेट रूल फॉलो करने के लिए 8 पूरे करने के लिए कितने चाहिए, 5, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ BF3 इस मॉलिक्यूल में बोरोन ट्राइफ्लोराइड में हमें नजर आता है कि जब ये 3 फ्लोरीन एटम्स के साथ अलग अलग बॉन्ड बना लेता है आफ्टर कोवलेंट बॉन्डिंग, फिर भी आप देखें कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 2, 4 और 6 इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन्स आए हैं एंड इट इज स्टिल डेफिशिएंट ऑफ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, अभी भी ये 2 इलेक्ट्रॉन से डेफिशिएंट है, ठीक है, इसकी अभी भी डेफिशिएंसी है। लेकिन बोरोन ट्राइफ्लोराइड हमारे पास एक स्टेबल मॉलिक्यूल है जो एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पे ऑक्टेट रूल की एक्सेप्शन आ जाती है। इसी तरह जब आप BeCl2 इसी तरह जब आप इन दोनों मॉलिक्यूल्स का डॉट एंड क्रॉस मेथड से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, यू विल गेट टू नो, इस केस में एल्यूमिनियम और इस केस में बेरिलियम, दे विल बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आफ्टर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये ऑक्टेट रूल की एक एक्सेप्शन हमने देख ली। दूसरी एक्सेप्शन ये होती है, ये स्टिल डेफिशिएंट थे, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हुए, और ये हमारे पास वो मॉलिक्यूल्स हैं, वो कंपाउंड्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने सल्फर ट्राइऑक्साइड का डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला शो किया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इस केस में हमें पता है कि सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 16, और जब हम उसकी कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हैं तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, अगले शेल में 8, और जो तीसरा शेल है ना उसमें 6 होते हैं, ठीक है। ये मतलब K, L और M इस तरह से। अब इस शेल को ऑक्टेट रूल फॉलो करने के लिए सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन सल्फर ट्राइऑक्साइड में जब ये 3 ऑक्सीजन एटम्स के साथ अलग अलग बॉन्ड बना रहे हैं, और हर बॉन्ड कौन सा है, डबल बॉन्ड है, these are 3 डबल बॉन्ड्स, ठीक है। अब आप देखें कि सल्फर के आउटरमोस्ट शेल में ये 2, 4 और 6 स्काई ब्लू वाले, ये तो ऑलरेडी इसके पास थे, ये वाले, ठीक है। लेकिन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बाद ये 4, 8 और 12, अब इसके पास आउटर मोस्ट शेल में हो गए हैं 12 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और 12 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्टेट रूल को एक्सीड कर गए हैं, 8 से ऊपर चले गए हैं, तो ये भी ऑक्टेट रूल की, इसको हम बाज़ औक़ात कह देते हैं, दिस इज कॉल्ड एक्सटेंडेड ऑक्टेट रूल। सो आपके जहन में ये दोनों तरह की जो एक्सेप्शंस हैं, बिकॉज एक्सेप्शंस एग्जिस्ट इन केमिस्ट्री, आपको ये एक्सेप्शंस याद होनी चाहिए कि कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो आफ्टर स्टेबल मॉलिक्यूल फॉर्मेशन भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनके एटम्स ऑक्टेट रूल को एक्सीड कर जाते हैं, ठीक है। तो दैट विल बी एक्सटेंडेड ऑक्टेट रूल। और ये बात किसकी हो रही है, अगेन ये बात हो रही है आपके पास सेंट्रल एटम की, ठीक है। सेंट्रल एटम जो है वो या तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है और या फिर इन मॉलिक्यूल्स में एक्सीड कर जाता है ऑक्टेट रूल को। और इसी नोट पर आज का लेक्चर खत्म। अच्छा, दिस वाज द लास्ट पॉइंट इन टुडेज लेक्चर। आई होप कि आपको आज के लेक्चर में दोबारा और इसी पॉइंट पर आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप कि आज के लेक्चर में जो भी कॉन्सेप्ट डिलीवर किया गया है आपको उसकी समझ आ गई होगी। इन केस आपका कोई
कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।